हेलो पीपल, सॉरी रिकॉर्डिंग बाद में स्टार्ट की है तो आई हैव टू से हेलो पीपल। चलो इन दिस मतलब इन दिस सेशन हम फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत थॉरली रिवीजन करके कल का जो रिमेनिंग टॉपिक था उसको कंप्लीट करके कुछ एग्जाम किट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड वाइंड अप दिस चैप्टर। ठीक है? यस मैम। मैम मॉनेटरी एसेट्स एंड नॉन मॉनेटरी एसेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी? विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू द कैश, और कोई राइट टू रिसीव कैश और ऑब्लिगेशन टू पे कैश। क्लियर? फ्यू एग्जांपल्स. Ma'am, inventory is never be the monetary asset. मैम पेबल्स हो गए, रिसीवेबल्स हो गए, लोन्स टेकन, लोन गिवन। क्लियर? यस मैम। मैम सेकेंडरी हम नॉन मॉनेटरी एसेट्स बोलते हैं। नॉन मॉनेटरी एसेट्स मींस मैम जो इजीली कन्वर्टेबल कैश में नहीं हो, जिसपे कोई राइट टू रिसीव कैश नहीं हो। क्लियर है? क्या सीखा था मैम? दो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेंटरी। क्लियर है? यस मैम। मैम हमने सीखा था कि फंक्शनल करेंसी को फिगर आउट करना कि विच करेंसी इज माय फंक्शनल करेंसी और विच करेंसी इज माय प्रेजेंटेशन करेंसी। हम कुछ प्राइमरी फैक्टर्स और सेकेंडरी फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है? प्राइमरी फैक्टर्स मैंने आपको एक वर्ड बोला था, स्कोर। ठीक है? फर्स्ट जो मेरी प्राइमरी फैक्टर्स में जो मेरी सेल्स प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा, वहां के कॉम्पिटिटिव्स और रेगुलेशन जो मेरी सेल्स प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो करेंसी मेरे लिए फंक्शनल करेंसी हो जाएगी। जिस करेंसी में मैं ऑपरेटिंग खर्चे कर रही हूँ, लाइक लेबर्स पे कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, रेंटल्स, एवरीथिंग, वो करेंसी मेरी क्या कहलाएगी? फंक्शनल करेंसी। आप इन सबसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो हम कौन से फैक्टर्स देखते हैं? सेकेंडरी, जिसको आर और ई, स्कोर का आर और ई। आर जिस करेंसी में आप प्रॉफिट को रिटेन कर रहे हो, या फिर आपके जो भी एक्सटर्नल फाइनेंस है, जो जिस करेंसी में आपको लोन मिल रहा है या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। एम आई क्लियर? यस मैम। हमारा कल ये हुआ। फिर हमने दो तरह के ट्रांजैक्शंस पढ़े। व्हाट डू यू सेटल ट्रांजैक्शंस एंड unsettled transaction? What do you mean by settled transaction? मैम विद इन ईयर में हमने ट्रांजैक्शन में एंटर भी किए, या तो हमने हाथों हाथ पेमेंट कर दिया होगा तो वो तो उसी दिन सेटल्ड हो गया, और नहीं भी किया होगा तो विद इन द ईयर, उसी साल में सेटल्ड हो गया। मतलब हमारे रिपोर्टिंग डेट पे उस ट्रांजैक्शन उस 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 जो भी बच्चा ये, यार अब तो यार, आई नो माई वॉइस इज वेरी गुड। बोलू? हेलो? हेलो? जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा, मतलब देखेगा, उसको लगेगा मैं अटक गई उस अरे बंद करो ना अब। हेलो? इसलिए ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। क्यों बोलूं? क्यों बोलूं? मैं आपके कहने पे बोलूंगी मैं? चलो। सो मैम क्या पढ़ते थे? सेटल ट्रांजैक्शन जो इनकर्ड, मतलब रिपोर्टिंग डेट पे उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं बचा। क्लियर? मैम फिर हमने देखा सेटल ट्रांजैक्शन में हम कैसे इस ट्रांजैक्शन को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर करेंगे। तो जब हम ट्रांजैक्शन में एंटर करेंगे, हम उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? जब हम ट्रांजैक्शन में एंटर करेंगे तो मैम उस दिन का जो रेट होगा उस रेट पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो मैम अगर हमने परचेज किया, सपोज मैंने सेल किया होता, तो क्या होता मैम? डेबिट करके रिसीवेबल्स लिखे होते और क्रेडिट करके सेल्स लिखा होता। यस और नो? यस मैम। और मैम उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर कर दिया होता। फिर जिस दिन मैं उसको सेटल्ड कर रही होती, तो कैनाई से जितने के रिसीवेबल्स हैं उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रही होंगी, तो वो पूरे रिसीवेबल्स खत्म करूंगी और कैश को हिस्टोरिक रेट पे लिख दूंगी, एंड जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस। और वो कहाँ जाता है?
एसओपीएल में मैम, गेन हो और लॉस हो दोनों एसओपीएल में जाता है। एम आई क्लियर एवरीवन? यार मैं सोचती हूँ कि मैं नोट्स नहीं शेयर करूँ, है ना, तो कोई याद भी नहीं दिलाता है कि मैम आपने नोट्स शेयर नहीं किए, हमको पढ़ना है। मतलब हमको पढ़ना नहीं होता है क्या घर जाके? मैम हमको आपके नोट्स की जरूरत ही नहीं है, हम हमारे हिसाब से बना लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ऐसा क्या? तो फिर कोई भी नहीं बोलता कि मैम आपने नोट्स नहीं शेयर किए। अब जब तक मैसेज नहीं करोगे ना कि मैम नोट्स नहीं आए, तब तक अब मैं भी शेयर नहीं करूँ। मैं क्यों करूँ यार, मैं क्यों अच्छी बनूं? हाँ, नहीं मैं तो नहीं करूंगी। अब कर तो अब बैठ के फोटो खींच लो इन सब के, मैं नहीं करूंगी अब शेयर। चलो, तो मैम दिस इज सेटल्ड ट्रांजैक्शन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड सेटल्ड ड्यूरिंग द ईयर। एम आई क्लियर? और इनका गेन एंड लॉस एसओपीएल में जाता है। ठीक है, अब एसओपीएल में हम इनके गेन एंड लॉस को कहां लिखते हैं, विच वी विल डिस्कस ऑन लेटर नॉट। ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन का करने को बोला था, क्या आप लोगों ने किया? क्या वो क्वेश्चन बना? क्या उसका आंसर आपने चेक किया? अरे आंसर तो देखने का है ना। मैंने आपको बोला है कि यू नॉट नीड टू सी द आंसर वाइल सॉल्विंग, बट एक बार मालूम पड़ा, अपने में इतना कॉन्फिडेंस है कि अपन कर करके करे जा रहे हैं और आंसर देख ही नहीं रहे, और मालूम पड़ा जब आंसर देखो तो सभी गलत हो गए। So you have to see the answer, but you not need to see the solution. There's a difference. आंसर मतलब नीचे का आंसर आपको देख के वेरीफाई करना है कि हमने सही किया है नहीं। यू नॉट नीड टू सी द सॉल्यूशन। क्लास में सॉल्यूशन किसी को भी नहीं देखना है। आप 3 बार करो, वो आंसर नहीं बैठता है, यू डायरेक्टली कम टू मी, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास। हमको कोई चीटिंग नहीं करनी है कि हम, क्योंकि आज सॉल्यूशन देख के माइंड बन जाएगा और जब एग्जाम में करने जाएंगे तब थोड़ी सॉल्यूशन मिलके आंसर ढूंढोगे। तो हमको माइंड बनाना ही नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा, तभी सॉल्यूशन नहीं बैठ रहा है। एम आई क्लियर एवरीवन? तो किया सबने क्वेश्चन? भावेश बना क्वेश्चन? रितोष? अरे तो मांगा करो ना। अरे यार कोई बात नहीं, आज करके ले आना। ठीक है, अब अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन। मैम अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन क्या था? मैम इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट सेटल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एट रिपोर्टिंग डेट कहीं ना कहीं उसकी लाइबिलिटी या फिर हमारे लिए हमारी एसेट खड़ी होगी। मैम लाइबिलिटी कैसे? मेरे पेबल्स खड़े होंगे। और मैम एसेट कैसे? अरे मेरे रिसीवेबल। जरूरी है कैसे परचेज ही करूंगी दुबई से, सेल भी तो कर सकती हूँ। तो सेल क्या, तो या तो रिसीवेबल्स के फॉर्म में होगा, तो रिसीवेबल इज माय एसेट। एम आई क्लियर एवरीवन? सो मैम जब ट्रांजैक्शन में एंटर करेंगे उसको किस रेट पे लिखेंगे? हिस्टोरिक रेट पे, बेसिक ट्रांजैक्शन एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करके लिख देंगे। फिर रिपोर्टिंग डेट पे इन केस ऑफ अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन इज मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। एसेट्स खरीदी तो डेबिट एसेट्स और क्रेडिट पेबल्स हुए। तो जो एसेट खरीदा, कैन आई से दिस इज माय नॉन मॉनेटरी एसेट, तो वो तो उसी वैल्यू पे रिकॉर्डेड रहेगा जिस वैल्यू पे वो रिकॉर्ड किया गया है फर्स्ट टाइम। रिमेन एट द हिस्टोरिक रेट, उसी वैल्यू पे लिखे रहने दोगे। क्लियर है? बट मैम जो मॉनेटरी आइटम्स है लाइक रिसीवेबल्स, पेबल्स, लोन गिवन, लोन टेकन, उसको आप किस पे कन्वर्ट करोगे? रीट्रांसलेट करोगे क्लोजिंग रेट पे। क्लियर है? और जब क्लोजिंग रेट पे लाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी बुक्स में पेबल्स किसी और वैल्यू पे होंगे और हमको चाहिए क्या? क्लोजिंग रेट पे। तो उसको वहां तक लाने का जो डिफरेंस है, या तो गेन होगा या तो वो गेन एंड लॉस कहाँ जाएगा? एसओपीएल में। तो मैम यहां आके हमारे जो भी रिसीवेबल्स, पेबल, जो भी मॉनेटरी एसेट्स होगी वो कौन सी रेट पे आ चुकी होगी? क्लोजिंग रेट पे। ठीक है, और मैम यहाँ पे पेमेंट करेंगे, पेमेंट एज यूजुअल जो लाइबिलिटी खड़ी रखी होगी उसको डेबिट कर देंगे और कैश को हिस्टोरिक रेट पे लिख देंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? एंड वॉट एवर द गेन एंड लॉसेस गोज टू द स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल। यहां तक हम सेटल्ड है क्या? किसी को डाउट यहां तक? नो no. ये पूरी जितना हमने पढ़ा उस पूरी कहानी का क्रक्स है। पर समटाइम्स कैसा होता है, क्रक्स देख के समझ में नहीं आता है, तो सेम एक न्यूमेरिकल विद फिगर सॉल्व किया है जिससे आपको हेल्प मिल जाए। चलो हम कर ले। 1 अक्टूबर को एक एसेट परचेज की, कितने की? 10,000। और रेट थी $1 इज इक्वल टू 1.8 दिरहम। बताओ कितने डॉलर में रिकॉर्ड किया होगा जब यहाँ पे 1 अक्टूबर को एंट्री क्या हुई होगी? डेबिट एसेट्स, क्रेडिट at what value? Use your calculator or a phone. सक्षम जी? हाँ।
556, 556, क्लियर मैम? फिर 31 दिसंबर को वी हैव टू आइडेंटिफाई द मॉनेटरी एसेट्स एंड नॉन मॉनेटरी एसेट्स. इन दैट केस एसेट इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी. तो इसको कुछ करना है क्या? नहीं करना है. पेबल्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी. तो इसको किस पे लाना पड़ेगा? क्लोजिंग रेट पे. क्लोजिंग रेट कितनी दे रखी है? कितने का? 1 लाख दिरहम हमको कितने पे चाहिए? कितना मैम? 6250 पे चाहिए पेबल्स. हमारी बुक्स में पेबल्स कितने पे रिकॉर्ड थे? तो पेबल्स बढ़ाने हैं कि कम करने हैं? कितने से? पेबल्स बढ़ाने हैं. तो बढ़ाए मतलब पेबल्स बढ़ाए तो लॉस वाली फीलिंग आ रही है क्या? यस मैम. तो मैम डेबिट लॉस ऑन एक्सचेंज, क्रेडिट पेबल्स 694, 694. तो इस दिन मेरी बैलेंस शीट में पेबल्स कितने पे आएंगे? 6250. एम आई क्लियर एवरीवन? यही रिसीवेबल्स होता. और रिसीवेबल्स हमने रिकॉर्ड किए होते 5556 से, और हम रिसीवेबल्स को कर रहे थे 6250 से. क्या फीलिंग आ रही? गेन वाली की लॉस की? तो ये फिगर आउट करना. हमेशा इसके बेसिस पे मत कर लेना कि ये बढ़ रहा है तो लॉस ही होगा. आपको देखना है आपका आइटम कौन सा है. एसेट बढ़ रही है तो गेन होगा, और एसेट कम हो रही है तो लॉस होगा. क्लियर है? फिर मैम पेबल्स का बैलेंस आया 6250. क्लियर? अब मैम हम रिपोर्ट में पे हमने पेमेंट किया, तो पेबल्स कितने से कम करेंगे मैम? 6250 से करेंगे क्या? 6250 से. कैश कितना चाहिए? हिस्टोरिक रेट, ये रेट है मई की. आप बैंक के पास जाओगे और आपको 10,000 दिरहम चाहिए, तो बैंक उस दिन कन्वर्ट करके बताएगा ना कि कितना डॉलर दूंगा. मैम पेबल्स तो 6250 से ही कम होंगे क्योंकि उनके अगेंस्ट में ही पेमेंट कर रहे हैं. कितना पेमेंट कर रहे हैं मैम? 5882. तो मैम जो लाइबिलिटी हमने 6250 रिकॉर्ड की थी उसके अगेंस्ट में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? तो मैम कितना गया गेन और लॉस? मैम गेन वाली फीलिंग आ रही है ना? 6250 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी, डे 5882 रहे. पार्थ आया समझ में? एम आई क्लियर एवरीवन? दिस इज हाउ वी अकाउंट फॉर द अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको मैन्युअली नहीं करा रही हूँ. क्लियर है? अब बात आती है, मैंने आप लोगों को एक लास्ट टॉपिक जो बचा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देन वी ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑन इट. ठीक है? जो मुझे पता है कि वो आप लोगों से नहीं बनेंगे, सो वो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है? बनेंगे. देखो, अगर आप मेरा पैटर्न फॉलो करो और सॉल्यूशन नहीं देखो और कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा. बट अगर आपने उसका सॉल्यूशन देखा तो वो क्वेश्चन गारंटी नहीं बनेगा. एक क्वेश्चन, क्योंकि उसका सॉल्यूशन बहुत अजीब तरीके से करा हुआ है, मुझे भी समझ में नहीं आया, पर मैंने उसको उस चीज को उस पैटर्न से ना करके अपने लॉजिक से सॉल्व किया, जो अभी तक हम सीखते हुए आए हैं ना, अभी कुछ सीखते हुए. चलो, अभी तो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं. एक बात सोचो, हमको कोई भी एसेट सीखा है ना हमने कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड करते हैं, मैम इनिशियली तो हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पे. और मैम सब्सीक्वेंटली हमको दो मॉडल्स दिए गए हैं, कॉस्ट मॉडल्स एंड रीवैल्यूएशन मॉडल. मैम कॉस्ट मॉडल है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, जिस वैल्यू पे एसेट लिखा है वही सालों साल चलता जाएगा, हमको कोई लोड नहीं है. बट अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो रीवैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है? रीवैल्यू टू इट्स फेयर वैल्यू. अब मैम क्वेश्चन ये आया, फॉरेन एक्सचेंज में आपने बोला अगर नॉन मॉनेटरी एसेट्स है आप उसको उसकी उसी रेट पे लिखे रहने दोगे, आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे. चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लो, बहुत ध्यान से समझना. मैं कॉस्ट मॉडल हुआ तो कुछ करना है क्या? वो जिस वैल्यू पे उसी वैल्यू पे रहने देंगे मैम, रिस्पेक्टिव सालों में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कुछ चेंज करोगे क्या? तो पूरी कहानी कौन से मॉडल की चल रही है? रीवैल्यूएशन मॉडल की. ठीक है? ये अपने को नहीं पता है. रीवैल्यूएशन मॉडल मतलब हर आपको एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लिखना होता है और फिर उस पे गेन एंड लॉस निकालता है. वो अपने को लोड नहीं है, वो हम IAS 16 में पढ़ेंगे. ठीक है? अभी टॉपिक ये नहीं है. ठीक है? सो बात ये हुई, अब मैंने सोचा यार बहुत पैसा कमा लिया जीवन में, तो दुबई में जाके एक लैंड खरीद लेते हैं. खरीद ली.
ठीक है, यहाँ पे दुबई में, मैम आपको लग रहा है भविष्य में दुबई ही शिफ्ट हो गए, लग तो रहा ही है ऐसा। या तो आप मैगी का बिजनेस खोलोगे, या तो आप दुबई में शिफ्ट होगे, या तो आप दुबई में जाके मैगी का बिजनेस करोगे, करोगे तो यही दो कुछ चीजें, है ना। दुबई में मैंने एक लैंड खरीदी, मैंने खरीदी 10,000 दिरहम की, ठीक है, और उस समय रेट चल रहा था $1 = 5 दिरहम, ठीक है। अब जब मैंने लैंड खरीदी, ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने पेमेंट नहीं किया है अभी, पेमेंट किया अभी, पेमेंट का मैटर ही नहीं, चलो पेमेंट कर दिया मैंने, पेमेंट का मैटर नहीं है, मैंने कैश में पेमेंट कर दिया। तो जब मैंने किया होगा तो मैम ट्रांजैक्शन हुआ, एक हुआ, तो मैम इस ट्रांजैक्शन को मेरी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी, कैसे रिकॉर्ड करूंगी, डेबिट करूंगी क्या, और क्रेडिट कैश या बैंक, कितने पे, हाँ। अब आ रहा है इजीली कन्वर्ट करना, आप लोगों को जो सिखाया कि क्रॉस, दिरम में दे रखा है तो दिरम के नीचे लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मैम कितना पेमेंट करना है। कैन आई से मेरी लैंड की वैल्यू आ गई 2,000, आ गई। अब हुआ क्या, मैं फॉलो करती हूँ, अब मैम अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन तो बचा ही नहीं, अगर अनसेटल्ड भी होता तो मुझे लैंड से तो कुछ लेना देना था ही नहीं, मैं सिर्फ लैंड ये पेबल से एडजस्ट करती करती। तो मैम अब क्या हुआ, यार ये आर्टिस्ट क्या करते हैं, ठीक है ये लैंड, ठीक है। अब ईयर एंड पे आई, मैं कौन सा मॉडल फॉलो करती हूँ, रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। सो मतलब इस एसेट्स को किस पे लाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू। अब कैन आई से ये दुबई की है, लैंड दुबई में है, तो डू यू थिंक मुझे फेयर वैल्यू भी दुबई के हिसाब से मिलेगी। फेयर वैल्यू क्या होती है कि आज इस लैंड को मार्केट में बेचने जाऊंगी तो किस प्राइस पे बिकेगा, ये तो क्लियर है। सेलिंग प्राइस होती है, एग्जिट प्राइस होती है, परचेज प्राइस नहीं होती कि लैंड खरीदने जाऊंगी तो कितने में मिलेगा। आज जिस हालत में वो लैंड है, जिस सिचुएशन में वो लैंड है, उस लैंड को मार्केट में बेचने जाऊंगी तो किस प्राइस पे मिलेगा, मिलेगा। अब मुझे इस दिन की फेयर वैल्यू उसने बताई, मैंने लैंडर से पूछा कि यार भाई क्या रेट चल रहा है ना, लैंड कितने में बिकेगी, तो उसने बोला 1,500 दिरहम अभी उस लैंड प्रॉपर्टी का रेट चल रहा है, चल रहा है। अब मैं आज अगर इसको मार्केट में बेचने जाऊंगी तो क्या 1,500 दिरहम इस रेट पे मिलेगा, इस फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, कि जो उस दिन की मार्केट रेट चल रही होगी उस रेट पे मिलेगा। मैम उस दिन जो देखो 1,500 तो दिरहम फेयर वैल्यू मालूम पड़ गई, पर अगर मैं बेचने जाऊंगी तो एक्सचेंज रेट ये वाली चलेगी कि नहीं, मैंने तो पहले खरीदी था और मैम ने बोला है कि फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस नॉन मॉनेटरी एसेट्स पे नहीं निकालते, तो यही होगा। कैसे पॉसिबल है ना, सामने वाला तो उस दिन का जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से पैसा देगा कि नहीं देगा, देगा। तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करके फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या मतलब मैम, इस दिन क्या रेट चल रहा है, सपोज रेट इज $1 = 3.5 दिरहम, क्या हो गई रेट, उस दिन रेट कितनी है 3.5 दिरहम, और कितने दिरहम है आपके, 1,500 दिरहम है। क्या रेट क्या पड़ा आपको, क्या फेयर वैल्यू आई आपके हिसाब से, क्या 428 बस, हाँ 1,500, अच्छा यहाँ पे 10,000 थी, सॉरी 15,000 ले लो, 4,286, क्या वैल्यू आई, पक्का 15,000 और 3.5 दिरहम रेट लिया है, तो मेरे लिए फेयर वैल्यू कितनी हो गई। तो कैन आई से इट इनकॉर्पोरेट, यहाँ पे आके उसने ये फॉरेन एक्सचेंज वाला भी और ये फेयर वैल्यू दोनों इनकॉर्पोरेट कर दी 4,286 में, यस और नो, ठीक है। मेरा बुक्स में एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, अब मुझे इसको वी वैल्यू किस पे करना है, 4,286, ठीक है। तो मैम मैं क्या करूंगी, मेरी जो बैलेंस शीट में लैंड होगी कितने का, 2,000 का, मैं इसमें क्या करूंगी, रीवैल्यूएशन गेन बुक करूंगी कितने का, कैन आई से 2,286, क्योंकि मुझे वैल्यू कितनी चाहिए,
तो यहाँ पे आ गया 4286, लैंड तो हो गई। और ये जो गेन है ये कहाँ जाएगा? एसओपीएल। कौन सा गेन है? रिवैल्यूएशन गेन है, और रिवैल्यूएशन गेन कहाँ जाता है? ओसीआई। व्हाट्स योर नेम? प्रफुल्ल। यू नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग्स, ओके? अभी मैं सिर्फ ऐसे ही, क्योंकि इन लोगों को पढ़ा हुआ है, हमको नहीं पढ़ा है, पर अगर मैं आपको इसको इन डेप्थ पढ़ाने जाऊंगी ना ओसीआई इसका, तो इट रिक्वायर्स आई थिंक 2 to 3 सेशंस टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है? सो अभी सिर्फ ऐसा ब्रॉडली ले लो, देन वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। ठीक है? पर एक बात सोचो, ये जो फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस है, डू यू थिंक इट इनकॉर्पोरेट टू थिंग्स? ये जो आपने रिवैल्यूएशन गेन निकाला, कैन आई से फेयर वैल्यू तो 10,000 से सिर्फ 5,000 ही बढ़ी, बट ये एक्सचेंज रेट का डिफरेंस भी कवर हुआ है उसमें। आ रहा है? एक बात सोचो, आपने जब ये फेयर वैल्यू निकाली 4286, कैन आई से आपने उस दिन की फेयर वैल्यू ली, उस दिन की फेयर वैल्यू ली, और उस दिन का एक्सचेंज, जिस दिन आप फेयर वैल्यू निकाल रहे हो उस दिन का एक्सचेंज रेट इनकॉर्पोरेट करके 4286 निकाला। निकाला। सो कैन आई से मेरा एसेट 10,000 से 15,000 5,000 तो फेयर वैल्यू गेन था प्लस मैम बाकी एक्सचेंज का डिफरेंस था, क्योंकि पहले एक्सचेंज रेट थी 5 दिरहम, अब एक्सचेंज रेट थी 3.5 दिरहम। तो कैन आई से इट इनकॉर्पोरेट टू थिंग्स, 2246 में दोनों चीजें आ रही है, आ रही है। बट IAS 21 बोलता है, इन केस ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स आप फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हो। सो वॉट एवर द गेन यू हैव, यहाँ पे कौन सा वाला 2286, आप इसको कौन सा गेन मानोगे? प्योरली रिवैल्यूएशन गेन। और रिवैल्यूएशन गेन कहाँ डाल दोगे? मेरी बात समझ में आई क्या? आई या नहीं? इवन दो इसमें दो तरह की चीजें थी, 5,000 का फेयर वैल्यू गेन है ना, और ये जो डिफरेंस है 5 दिरहम और 3.5 दिरहम का, ये जो डिफरेंस है ये भी इनकॉर्पोरेट हुआ, तो मैम ये तो एक्सचेंज गेन एंड लॉस है, पर आप इसको सेपरेटली अकाउंट फॉर नहीं करोगे। इन केस ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट हम फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस रिकॉर्ड नहीं करते। सो वॉट एवर द गेन एंड लॉस यू हैव हियर इज गोज टू द स्टेटमेंट of P&L. No, ma'am, it goes to the OCI. Am I clear? Other comprehensive income. Am I clear? Yes, ma'am. कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, और उसका एग्जाम्पल दे रखा है। देखो, when non-monetary items like property are revalued, they are initially translated at the up first time किस पे रिकॉर्ड करते हो उनको? हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पे रिकॉर्ड करते हो जिस दिन ट्रांजैक्शन में एंटर किए, जैसे हमने वो लैंड रिकॉर्ड की। When the asset is revalued, the exchange rate at the revaluation date is used to update the assets value in the financial statement. यहां कर रही थी तो पहले हमको दिरहम में वैल्यू दे रखी थी, उसको रेट से कन्वर्ट करके डॉलर में लाए उस दिन, और फिर वैल्यू को कन्वर्ट किया। क्लियर है? हमारी बुक्स में 6250 पे थी, हमको 666 पे करना है, तो कितना गेन हुआ? 416। और इसको एक्सचेंज गेन एंड लॉस नहीं मानते, इसको कौन सा मानते हैं? रीवैल्यूएशन इंक्लूड्स बोथ फेयर वैल्यू एंड एक्सचेंज इंपैक्ट। मैंने बता दिया, आप जब फेयर रिवैल्यूएशन गेन निकालते हो तो उसमें फेयर वैल्यू का भी इंपैक्ट होता है और एक्सचेंज का भी इंपैक्ट होता है। एम आई क्लियर एवरीवन? बट उस पर एक्सचेंज का गेन एंड लॉस कंसिडर नहीं नहीं किया जाता है। आया समझ में? Yes, ma'am. Foreign exchange gain and losses are not separately recognized. Instead, they are included in the revaluation amount that is the part of overall revaluation gain and loss. Done? आया समझ में क्या रितोष? Yes, ma'am. समझ में आया? So, this is how we account for in case of revaluation model non-monetary assets. Clear? मैम, अब आपने हमको बहुत अच्छे से सिखाया कि जब भी गेन एंड लॉस होगा, फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस होगा, वो कहाँ जाएगा? एसओपीएल में जाएगा। तो वो बोलता है, अब बात आती है एसओपीएल छोटा सा है क्या?
नहीं, हमने फॉर्मेट देखा है, हम रेवेन्यू लिखते हैं, फिर देन सीओजीएस लिखते हैं, देन ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर उसमें हम कौन कौन से एक्सपेंसेस, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो ऑपरेटिंग के सारे खर्चे खत्म होते हैं, लिखते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर हम लिखते हैं इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंस कॉस्ट को माइनस करके फिर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस लिखते हैं। तो मैम इस पूरे पीएनएल में ये गेन एंड लॉस कहाँ शो किया जाएगा? तो वो बोलता है अगर गेन एंड लॉस जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, मतलब आपके सेल और परचेज की वजह से, मैंने सेल किया तो रिसीवेबल्स क्रिएट हुए, मैंने परचेज किया तो पेबल्स क्रिएट हुए, तो रिसीवेबल्स और पेबल्स के एक्सचेंज डिफरेंस को आप कहाँ दिखाओगे? ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। क्लियर है? गेन हुआ तो ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी और लॉस हुआ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर है? वही एक्सचेंज डिफरेंट नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन हुए, कैसे? लोन दिया, अब मेरा बिजनेस, मेरा नॉर्मल बिजनेस लोन देना लेना नहीं है, पर किसी पर्पज से मैंने लोन लिया, तो डू यू थिंक उस पे भी तो एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है ना, क्योंकि इट्स मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम है। तो मैम उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे? जो हम इंटरेस्ट रिसीवेबल्स और पेबल्स दिखाते हैं एसओपीएल में, वहां पर दिखाएंगे। एम आई क्लियर? क्या मैम एग्जाम में बहुत ध्यान देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है, इतना रेलेवेंट नहीं है। क्लियर एवरीवन? जनरली जो फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चंस है, ये आपको ए और बी सेक्शंस में मेजरली देखने को मिलते हैं। एम आई क्लियर? बट हमको हमारी बुक में मेंशन की गई सिंगल लाइन का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, भले से वो हमारे पेपर में हो या ना हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट अब गेम खेल रहा है। ठीक है? बच्चे जिन जिन टॉपिक्स को हल्का लेके समझ जाते हैं ना, वो कभी कभी उनमें से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इन दिस पेपर, जो अभी का पेपर गया था ना, जनरली कंसोलिडेशन के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे हमेशा। तो बच्चा क्या करता है, उसकी थ्योरी, अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से आता है, सो कहना इससे बच्चा थ्योरी कर थ्योरी पढ़ के जाएगा क्या उस चैप्टर की? बेसिक बेसिक, पर उसके 4 क्वेश्चन इस बार उन्होंने 20 मार्क्स की जगह उसको ए और बी में पूछ लिए, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में। वो खेल गया। तो इट मींस हमारी बुक में अगर सिंगल लाइन भी मेंशन है ना, तो हमको पढ़ के जाना है, क्योंकि हमारा टारगेट 80 का ही है। हमारा टारगेट 60 का नहीं है कि वह आधा पढ़ के गए, आधा नहीं भी पढ़ के गए तो हमारा काम हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो आपको, आप जब पढ़ते हो बुक से गो थ्रू करो, कोई सिंगल लाइन भी नहीं आ रही है तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू। क्लियर? अभी अपन क्या करेंगे, थोड़े बहुत लोन्स के इन सब के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि अच्छा, लोन लेते हैं तो कैसे अकाउंटिंग करते हैं, देते हैं तो कैसे अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर? देखो, नॉन मॉनेटरी एसेट्स का मैंने बताया, कॉस्ट मॉडल है तो यू हैव टू डू नथिंग, आपने जिस वैल्यू पे इनिशियली रिकॉर्ड किया उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, और उसको हर साल कैरी फॉरवर्ड करोगे, उसको कोई रीट्रांसलेट नहीं करोगे और डेप्रिसिएशन लगाओगे। क्लियर है? नॉर्मल एसेट हो गई आपके लिए। बट अगर रीवैल्यूएशन या फेयर वैल्यू मॉडल है, तो अंडर रीवैल्यूएशन एंड फेयर वैल्यू मॉडल इनिशियली ट्रांसलेट एट हिस्टोरिक रेट, आप फर्स्ट टाइम उसको हिस्टोरिक रेट पे लिखोगे। व्हेन रीवैल्यूड, जब उसको रीवैल्यूएट करोगे, द फेयर वैल्यू, जो भी आपकी फेयर वैल्यू होगी, वो इनकॉर्पोरेट करेगी एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। पर वो हम एक्सचेंज गेन एंड लॉस को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गेन एंड लॉस ऑन एक्सचेंज आर नॉट सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड। आप उसको क्या ओवरऑल मानोगे? रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन लॉस। क्लियर है? If exchange difference relates to a trading transaction, it is disclosed within operating incomes and operating expenses. अगर नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस है, तो आप उसको इंटरेस्ट रिसीवेबल्स एंड सिमिलर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट के अंदर दिखाओगे। एम आई क्लियर? कल हमने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था, ये वाला दिया था ना मैंने शायद, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। विकसित समझ में आया क्या यस मैम। जो मैंने पढ़ाया? यस मैम। ओके।
आया फेयर वैल्यू मॉडल? चल, अब थोड़ा सा फास्ट वे में, सुपर फास्ट वे में चलते हैं और इन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चंस पढ़ने को बोले थे, क्वेश्चन डेटा क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू थ्री। हैव यू डन? बन गए क्वेश्चन? रितोष, सक्षम, क्यों? महक, भावेश, भावेश तो देखेगा ही नहीं मेरी तरफ, वो पता है ऐसे देख रही हूँ, क्या मेरे को नहीं देख ले क्या? क्यों नहीं किए? नहीं यार, मैंने ये भी दिया था कि बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेना। हाँ, आज ये करके आया तो बोलेगा ही सही कि मैम आपने तो अच्छा ये नहीं बोला मैम आपने 6 दिए थे। एंटिटी बेस्ड इन यूएस परचेज गुड्स फॉर क्रोमेट $200,000। मैंने परचेज किया है on 20th March 2003 when the exchange rate was क्रोमेट $0.65 तो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट पेबल्स किस वैल्यू पे? करो वैल्यू, यूज योर कैलकुलेटर, आई डोंट वांट टू चेक योर मैथमेटिकल अप्रोच। 30, हाँ जो बोल रहे हो वही है, ठीक है। 307692, 690, ठीक है। द एक्सचेंज रेट एट द ईयर एंडेड 30 June 2003 वॉज क्रोमेट 0. अब क्या हुआ? अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ द गुड्स वर अनसोल्ड एट द ईयर एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज? आपकी इन्वेंट्री की क्या वैल्यू रहेगी? हाँ मैम, 307692 ही रहेगी बिकॉज इन्वेंटरी इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम मैम, और नॉन मॉनेटरी आइटम्स इज रिमेन एट द हिस्टोरिक कॉस्ट। हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। 307692, एम आई क्लियर एवरीवन? इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना मालूम पड़ा अपन ने, बिल्कुल एक्सचेंज रेट लगा लगा के इसको क्लोजिंग रेट पे ट्रांसफर कर दिया, क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया। क्लियर? entity bought has a credit for chromate $100,000 when the exchange rate one chromate is 0.85। क्या मिला? लैंड खरीदी क्रेडिट पे। जनरल एंट्री क्या हुई? डेबिट लैंड क्रेडिट एट व्हाट वैल्यू? मैम 85,000। किसी को 85,000 निकालने में तो दिक्कत नहीं आ रही है? नो मैम। At the year end, the entity had not paid its supplier. Year end पे उसने उसके supplier को paid नहीं किया है। तो मैम at the year end we have to figure out monetary items and non-monetary items. Land monetary है कि non-monetary है? तो इसको तो कुछ नहीं करना है। और मैम पेबल्स इज मॉनेटरी आइटम, जिसको हम क्या करेंगे? क्लोजिंग रेट पे लाएंगे। क्लोजिंग रेट क्या दे रखा है? तो कितना हुआ? मैम क्लोजिंग रेट है 92,000 पे चाहिए हमको। पेबल्स हमको कितने चाहिए? हमने कितने के रिकॉर्ड कर रखे थे? तो क्या करना पड़ेगा? पेबल्स को बढ़ाना पड़ेगा। मैम क्रेडिट करेंगे पेबल्स कितने से? 7,000 से। और डेबिट क्या करेंगे? हाँ, गेन, लॉस ऑन एक्सचेंज, ठीक है। कितने से? अब इसमें बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस वैल्यू पे आएगा? मैम ये तो सेम 85,000 पे ही आएगा बिकॉज हमको कुछ नहीं करना है। पेबल्स कितने पे आएंगे? मैम 92,000 पे पेबल्स चाहिए। और पीएनएल में फॉरेन एक्सचेंज लॉस आएगा क्या? 7,000 का। ट्रेड पेबल्स 85 नहीं चाहिए, चाहिए क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 92 पे चाहिए क्या? नो मैम। और फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस चाहिए क्या? नील। तो मैम कैन आई से ए, सी एंड ई इज द आंसर? एम आई क्लियर? वेरी गुड, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैम बस इतने ही इजी होते हैं? नहीं होते। इतने इजी हो रहे होते तो क्या बात थी। चलो
देखो गाइज, आई रियली वांटेड कि आप लोग घर पे एग्जाम किट सॉल्व करो, नहीं तो नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। सुनते ही नहीं हो यार आप लोग मेरी। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1 लाख रुपए की। प्रफुल अपने को नहीं आएगा, हाँ, किसी रैंडम टॉपिक का है। 1 लाख की इन्वेंट्री है। इस इन्वेंट्री में कोई 21,000 की एक ऐसी इन्वेंट्री है जो खराब हो गई किसी रीजन से, और इस इन्वेंट्री को, इस 21,000 खराब हो गई, तो इसको अगर मार्केट में बेचने जाऊंगी तो वो होगी 19,000 में बिकेगी। प्लस उस पर मुझे मतलब एक्स्ट्रा सामने वाले को कमीशन देना पड़ेगा टू सेल दैट एसेट विच इज कॉल्ड कॉस्ट टू सेल 1,000। आई वांटेड टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आई शुड शो इन माय SOPL and SOFP. Yes, 97,000. Rest of the people, Mehak, Vinayak, Ritosh, Parth. क्वेश्चन रिपीट। 1 लाख की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही थी। आउट ऑफ 1 लाख रुपीज आपके पास 21,000 की एक ऐसी इन्वेंट्री, मतलब आउट ऑफ 1 लाख की जो इन्वेंट्री है उसमें 21,000 की एक ऐसी इन्वेंट्री जो खराब हो गई, और खराब हो गई है, तो इसको, इस इन्वेंट्री 21,000 वाली इन्वेंट्री को अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊंगी तो वो 19,000 में बिकेगी। बट उस सामने वाले ने बोला है कि मैं खरीद लूंगा, बट आपको उस इन्वेंट्री को रिपेयर कराना पड़ेगा या कुछ भी कमीशन देना पड़ेगा, तो वो कमीशन का अमाउंट है 1,000 रुपए। सो आई वॉन्टेड टू नो दैट यू टेल मी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री किस वैल्यू पे आएगी मेरे SOFP और SOPL में। 97। भावेश, 98। महक, इतना तो करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। विनायक, 98। विष्णु, हर्ष, 97। रितोष, 97। पार्थ, मैं कर ही रहा हूं, इसमें तो इतना कुछ करने का ही नहीं है। करो करो, अब करो करो। महक, क्या समझ में नहीं आया? 1 लाख की इन्वेंट्री है, मतलब आपकी बुक्स में कॉस्ट, इस इन्वेंट्री की कॉस्ट 1 लाख रुपए आ रही, क्लोजिंग इन्वेंट्री। आउट ऑफ दैट आपकी 21,000 की इन्वेंट्री खराब हो गई, और अगर इस इन्वेंट्री को मार्केट में बेचने जाओगे तो वो 19,000 में बिकेगी, और उस पे 1,000 रुपए का कमीशन देना पड़ेगा आपको। कमीशन देना पड़ेगा या कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा है। मैम, 1 लाख की इन्वेंट्री थी, 21,000 की खराब हुई, तो रिमेनिंग अच्छी होगी, 79,000 की इन्वेंट्री अच्छी होगी। आउट ऑफ 21, दिस इज माई कॉस्ट, दिस इज माई कॉस्ट। तो मैम ये जो अच्छी है तो उसकी एनआरवी तो ज्यादा ही होगी, और इसकी एनआरवी में से मैं कंपेयर करूंगी। तो मैम एनआरवी क्या होती है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, कि अगर आज इस इन्वेंट्री को मार्केट में बेचने जाऊंगी तो किस प्राइस में बिकेगा, किस प्राइस में बिक रहा है? 90,000। बट कैन आई से मुझे नेट रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए, क्या एग्जैक्ट 19 आएगा कि 1,000 रुपए का खर्चा लगेगा? खर्चा लगेगा, तो मैम लेस करेंगे कॉस्ट टू सेल 1,000 का, तो एनआरवी कितनी आ गई? Cost is 21,000, NRV is 80,000. At what value you are going to record, ma'am? Cost or NRV, whichever is
तो किस पे आएगी ये वाली इन्वेंट्री? और मैम जो सही है वो तो सही है, तो कितना आया? तो क्यों 88 आ, किसका 98, किसका 97, ऐसा क्यों आ रहा था? 97 कहाँ से निकाला आंसर? और ये 97 ही तो आएगा। 98 कैसे आ गया था? क्यों यार, कॉस्ट टू सेल तो हमेशा, मैंने तो एनआरवी का फॉर्मूला लिखवाया है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल्स लेस कॉस्ट टू कंप्लीट। तो क्या हो गया, कहाँ भूल गए अपन? आ गया मेरे कराने के बाद के पहले? वेरी गुड महक। अभी तो आई गया, वो तो मैंने एक्सप्लेन किया, पर क्यों नहीं आया था अपने को? IS2 तो अटेंड किया है। और याद है मैंने आपको कुछ पैटर्न्स बताए थे कि दिस अ फिक्स पैटर्न इन IS2 जो आप एग्जाम्स में देखने चाहो देखोगे। इट्स अ मोस्ट कॉमन पैटर्न। आप सिंगल एंटिटी का एक भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको ऐसा ही IS2 का क्वेश्चन दिखेगा। वो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे देंगे और उसमें बोलेंगे इतने की इन्वेंट्री डैमेज हो गई। तो क्यों नहीं आया? IS2 की प्रैक्टिस नहीं की। तो फिर मतलब इस ये क्यों नहीं आ रहा है मालूम? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेकिंग हो रहा है अपने से, या फिर हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस। समझ में आया? सेटल्ड? ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा दिन में ना, जो मेरे को बच्चा बोलते हैं ना कि मैम हो गई है प्रिपरेशन अच्छे से, मैं उसको थोड़ी देर में वापस रियलिटी चेक दे देती हूँ कि नहीं हुई है, अपने को करनी पड़ेगी। कि क्वेश्चंस का है। चलो, IS 21, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स डिफाइन द टर्म फंक्शनल करेंसी। बताइए क्या थी फंक्शनल करेंसी? प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच एंटिटी operates. Which of the following correct definition of functional currency? B. कितना स्पीड से आया, क्यों आया? क्योंकि हमको ये लाइन याद थी। क्लियर एवरीवन? तो जहां मैं आप लोगों जनरली मैं आपको डेफिनेशंस रटने का नहीं बोलती हूँ, पर कुछ जगह आपको वो वर्ड्स ही याद होने चाहिए। क्लियर? किसी को और कुछ तो नहीं लग रहा? पार्थ, सी तो नहीं लग रहा? Sunshine is an entity with a reporting date of 31st December 2001 and its functional currency dollar. 13th June 2001, it purchased a land from overseas at a cost of 30 million dinar. कब परचेज किया? 30 जून को। तो कैन आई से मैंने लैंड एंट्री की होगी डेबिट लैंड एंड क्रेडिट। अब इसने तो बोला नहीं है कि पे किया है कि नहीं किया है, तो अज्यूम हमने पे कर दिया। कितना, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी लैंड? 10,000। तो 1 मिलियन थोड़ी होगा, ये तो 10 मिलियन हो गया।
10 मिलियन पे रिकॉर्ड करना है। हर्ष 1 मिलियन कैसे? 30 मिलियन है ना, 30 मिलियन और 3 रेट है, समझ में है ना? जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन का रेट लेंगे। सो मैम 10 मिलियन, राइट? यस मैम। The land is an item of property, plant and equipment and is measured using cost model. मैम लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, और कॉस्ट मॉडल है मतलब ईयर एंड पे भी सेम वैल्यू पे दिखेगा कि चेंज करोगे कुछ, सेम वैल्यू पे। उसने क्लोजिंग रेट दे रखी है 2, एवरेज रेट दे रखी है 2.5। द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड 31 दिसंबर 2001 वाज 32 मिलियन दिनार्स। कुछ काम की क्या? ये जो फेयर वैल्यू दे रखी है हमारे काम की है क्या? नो मैम, मैम उसने क्लियरली मेंशन किया है देयर इज अ कॉस्ट मॉडल, सो वी हैव टू डू नथिंग। जिस वैल्यू पे हमने लैंड रिकॉर्ड किए 10 मिलियन, वही क्लोजिंग डे पे भी 10 मिलियन की ही होगी। डेप्रीसिएशन लगता तो फिर भी चलो वैल्यू कम होती, पर डेप्रीसिएशन लगता ही नहीं है, तो एसेट्स का वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड एट 31 दिसंबर 2001? 10 मिलियन। अब चलो क्वेश्चन चेंज। व्हाट इफ रिवैल्यूएशन मॉडल, ध्यान रखना अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई, और रिवैल्यूएशन मॉडल है तो 16। चलो रिवैल्यूएशन मॉडल है, क्या करोगे ईयर एंड पे लैंड की क्या वैल्यू आएगी बताओ? 16 मैम 16 मिलियन। क्यों? बिकॉज मैम लैंड की फेयर वैल्यू दे रखी है 32 दिनार्स, और ईयर एंड पे हमको जिस दिन हमको 31 दिसंबर को उसको किस पे लाना पड़ेगा? 31 दिसंबर की वैल्यू पे, और 31 दिसंबर को रेट कितना दे रखा है? $1 इज इक्वल टू, और मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया मैम? $16, 16 मिलियन, ठीक है। और लैंड की वैल्यू को 16 मिलियन पे चाहिए, तो लैंड की वैल्यू कितने से बढ़ानी है? हमारी बुक्स में 10 मिलियन पे है, मुझे 16 मिलियन वैल्यू चाहिए, तो कितने से बढ़ानी है? और ये 6 मिलियन का गेन एंड लॉस, जो गेन है वो कहाँ जाएगा? ओसीआई। क्या फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस है? नहीं, रीवैल्यूएशन गेन है। एम आई क्लियर? आपको क्या करना है, हमको बुक्स में लिमिटेड क्वेश्चन दे रखे होते हैं और एक ही पॉइंट से दे रखा होता है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ के सारे इफ बट ऐसा वैसा करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। उससे क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमने दोनों पैटर्न सीख लिए, कॉस्ट होगा तो क्या, रीवैल्यूएशन होगा तो क्या। एम आई क्लियर एवरीवन? पढ़ो क्वेश्चन नंबर 100। बी, बी। क्यों? मैम exchange gain and losses arising on retranslation of monetary items are recognized in other comprehensive income। मैम हमने तो एसओपीएल में डालना सीखा है, ओसीआई का सुना ही नहीं है। यस, तो मैम दिस इज रॉन्ग। नॉन मॉनेटरी आइटम्स मेजर एट हिस्टोरिक कॉस्ट, यस मैम ये सुना है, हम उसको हिस्टोरिक कॉस्ट पे लिखेंगे। एंड नॉन नॉट रीट्रांसलेट द रिपोर्टिंग डेट, ऑब्वियसली मैम उसमें फॉरेन एक्सचेंज को रीट्रांसलेट नहीं किया जाता है, तो मैम दिस इज करेक्ट। और इनटेंजिबल एसेट्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स, मैम हमने तो इनटेंजिबल एसेट्स का डेफिनेशन पढ़ा है, आइडेंटिफाइबल विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो मैम इनटेंजिबल एसेट्स तो नॉन मॉनेटरी होता ही है, तो मैम आंसर इज बी विच इज कॉल्ड फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। क्लियर? सेकेंड एंड थर्ड ओनली। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, और टेक अ 10 मिनट, मैं देती हूँ खुद की तरफ से, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, डोंट सी द आंसर। हमने जो हमारे कॉन्सेप्ट से लगाया है कि इनिशियली हम किस वैल्यू पे मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हिस्टोरिक रेट पे, कैसे क्या करेंगे, एक बार खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं कराती हूँ, ठीक है? सो 148 ले लो,
बट प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. रीड दिस क्वेश्चन. 10 मिनट दे रही हूं, आराम से पढ़ो और सॉल्व करो. प्लीज यूज योर कॉपी.
अक्षर वहां बैठे बैठे भी चीटिंग। हो गया। आप लोगों को एग्जाम किट दे रखी है ना मैंने, उसमें जाके आपके एग्जाम किट में देखो कि कौन सा क्वेश्चन है ये, और उसका सॉल्यूशन देखो पीछे, तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रही थी कि अपने लॉजिक से चलना। विकसित किया। प्रफुल्ल, जितना हुआ कुछ तो हुआ ट्रांजैक्शंस के। सो ओके, समझ में तो आया जो अपन ने डिस्कशन किया। देखा, मिल रहा है कि अपने से नहीं आ रहा है, पर अगर आंसर देख के इसको देख के करते माइंड समझ तो जाता, बट हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बैठ पाता फिर। धीरज, करो करो, 3 मिनट और है, ले लो, फिर मैं बताऊंगी। और जब बताऊंगी तो लगेगा अच्छा, यही तो सीखते हुए आए हैं, कुछ अलग ही क्या महक। यस। यार मैं 2 मिनट जाती हूँ, मैं यहाँ थी तो धीरज और विनायक की शक्ल बिल्कुल उतरी हुई थी कि यार
बहुत स्ट्रेस चल रहा है, क्वेश्चन बन नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, और जैसे ही मैं क्लास में एंटर की दे लाइक क्या हुआ, किसी की गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया क्या? क्या हुआ भावेश, क्या है आंसर? 207। गुड। मैम आप मुझसे बात मत करो, मैं इतने दिन से आ नहीं रहा था, तो आपने ऐसे व्यवहार खत्म किए कि पूछते आप समझ में ही नहीं आता, बिल्कुल अपने सेशन में। रितोष, मेरा नया कैलकुलेटर बना, क्यों नहीं बनता? जब मैं करूंगी ना तो आप लोगों को लगेगा अच्छा ऐसे करना था, मतलब बताओ डिफिकल्ट है क्या? सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि हम जो करके आए, मैं हर बार बोलूँ जितनी की लाइब्रेरी रिकॉर्ड की है उस टाइम पे उतनी ही लाइब्रेरी खत्म करोगे। अगर उसने पेमेंट 3 लाख का किया है तो जितने की 3 लाख की फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी जिस अमाउंट से की उतने से ही खत्म करनी पड़ेगी। आप सोचोगे उस दिन भी नई तरह की लाइब्रेरी क्रिएट कर लेंगे तो नहीं पॉसिबल। अभी मैंने एक दिन देखी थी, सोच कर क्या सक्षम अपना क्या स्टेटस? हाँ पूरी वैल्यूएशन के गलत चले रहा था, बाकी वैल्यूएशन नहीं करता तो इंक्रीज करना है। वेरी गुड, अच्छा हुआ पहले बोल रहे नहीं तो मैं सर भटक ली थी, अरे बाप रे ये बंदा क्या कर रहा है। यस सर प्रफुल जी, क्या हुआ? बेसिक क्वेश्चन है गाइस, बेसिक। कहाँ फंस रहे हैं आपका नीरज? मैं बस कर नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ गाइस। धीरज, मेरी बात सुन, आपसे मैंने 1 लाख रुपए लिए, मैंने 1 लाख की अकाउंटिंग कर दी, ठीक है? मैंने आपको बोला कि मैं आपको 20,000 के बदले 16,000 दूंगी। मैं अपनी बुक्स में आपको 20,000 मैंने बोला कि 1 लाख की लाइबिलिटी है, पर आउट ऑफ 1 लाख 20,000 मेरे को पे करना है, और वो 20,000 के बदले मैं सिर्फ 17,000 पे करूंगी। आपकी लाइबिलिटी मैं अपनी बुक से 20 की कम करूंगी कि सिर्फ कितने देंगे? कितने देंगे? 17। मैं 20 की लाइबिलिटी खत्म करूंगी क्योंकि मैं अब 80 ही देना बाकी है। आप 20 के बदले दे कितना भी रहे हो, मैं आपकी लाइबिलिटी 80 की कर दूंगी, तो मतलब आपकी लाइबिलिटी कितने से कम की? पूरे 20 से दिए कितने? 16 दिए, तो लॉस मेरे को लॉस आया कि प्रॉफिट? प्रॉफिट 4,000 का आया समझ में? अब क्वेश्चन on 1st January 2000, entity took a bank loan of 12 dinars on 1st January 2001. On 1st January 2001 मैंने क्या लिया? लोन। क्या लिया? तो क्या आया होगा? क्या आया होगा? बैंक। अगर ये कैश बोल रहे हो, ये बैंक बोल रहे होते तो मैं बोलती कैश। मैम कैश और बैंक आया होगा, और क्रेडिट क्या हुआ होगा? एक लाइबिलिटी मेरी बुक्स में खड़ी हो गई होगी, कितने से? मैम $1 इज इक्वल टू 6 दिनार है, और मैंने कितने का लिया? 12 मिलियन दिनार। कितने का लोन रिकॉर्ड होगा? हाँ मैम 2000 थाउजेंड्स में चल रहे हैं, ठीक है? यहां तक सेटल्ड? यस मैम। फिर मैम उसने बोला इट पेड 3 मिलियन दिनार्स टू द बैंक ऑन 30 सितंबर 2001। मतलब मिडिल ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ अमाउंट पे भी कर दिया। यस मैम। सो मैम पे किया होगा, सो कैन आई से मुझे उतने जो अमाउंट पे कर दिया होगा उतने से लोन का अमाउंट कम करना पड़ेगा क्या? हाँ या ना? यस। और मैम गया क्या होगा? कैन आई से कैश गया होगा, ठीक है? कितने दिनार का पेमेंट कर दिया? 3 मिलियन। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि इस 3 मिलियन की लोन में कितने अमाउंट पे रिकॉर्डिंग थी? आपकी बुक्स में टोटल आपने 12 मिलियन को कितने पे रिकॉर्ड किया? तो कैन आई से आपने पूरा 2012 मिलियन का रिकॉर्ड किया है, और मुझे कितने का चाहिए? 3 मिलियन। कितने का आया? 600 का आया। तो मैम लोन तो 600 से कम होगा, 600 से कम होगा पक्का?
यस मैम, पर मैम मैंने पेमेंट कब किया? 30 तारीख को, तो कैश तो नॉर्मल उससे गया होगा ना? कितना मैम? $1 इज इक्वल टू 6 दिनार, और पे कितना किया? 3 मिलियन, तो कितना डॉलर चाहिए था? और पहले तो ये 500 आएगा, ना कि 600। क्यों? बिकॉज मैम 2000 आपने 12 मिलियन का लिखा है, आपको कितने का चाहिए? 3 मिलियन का। तो 500 है ना, आउट ऑफ 2000 की लाइबिलिटी में 500 मिलियन किसके हैं? 3 मिलियन के। मेरी बात डाइजेस्ट हुई या नहीं? ये जो 2000 की लोन की लाइबिलिटी लिखी, इस पूरे लोन में ये पूरे 12 मिलियन के डॉलर्स, 12 मिलियन के बदले हमको $2000 मिले, तो 3 मिलियन के लिए कितने मिले होंगे? 500। ये समझ में आई? तो हमारी इस लोन में से 500 कम होगा, और देना कितना है? अब इस दिन पे करूंगी तो $1 इज इक्वल टू 6 दिनार की लाइबिलिटी में मिलेगा, और कितने मिलियन का पे करना है? 3 मिलियन का। तो कैन आई से 200 कितना आ रहा है यार? 6 डिवाइडेड बाई 3। divided by 3. रेट भी चेंज है ना, 1.5 दिनार है। उस दिन रेट थी $1 इज इक्वल टू 5 दिनार, और पे कितना करना है? 3 मिलियन। कितना आया? 1.6। अरे यार 167 भी कैसे आएगा? 300, 3000 डिवाइडेड बाय 5, 600 आया। आपकी बुक्स में जो लोन 500 रुपए का था, उसके बदले आप 600 दे रहे हो। लॉस की फीलिंग आ रही है कि गेन की फीलिंग आ रही है? अरे यार, सो मैम डेबिट करेंगे लॉस 100 का। एम आई क्लियर? अब आपका क्लोजिंग लोन 2000 का था, 2000 में से 500 का लोन रीपे कर दिया, तो कितने का लोन बचा? 1500। फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता मैम। फर्क किससे पड़ता है? 12 मिलियन का लोन था, कितने कितने मिलियन पे कर चुके हो 12 से? तो अब एंड में कितने मिलियन का लोन बचा? 9 मिलियन का। और मैम कैन आई से अभी पूरा ये अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है, ईयर एंड पे सेटल्ड है कि अनसेटल्ड है? अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है ना? तो मैम उसको किस पे लाएंगे? क्लोजिंग रेट पे लाएंगे। तो मैम ये जो लोन का अमाउंट है उसको क्लोजिंग रेट पे लाना पड़ेगा क्या? यस मैम। सो मैम हम इसको लाए क्लोजिंग रेट पे, तो मैम कितना था? $1 इज इक्वल टू 5.6 दिनार है, और रिमेनिंग कितना बचा है? 9000। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आया? 1607। और मेरी बुक्स में लोन कितने का बचा था? 1500 का था, क्योंकि 2000 का आपने लोन रिकॉर्ड किया था और 500 का कम कर दिया था, तो 1500 का लोन बचा था। और उस 1500 को किस पे लाना है? लोन बढ़ाना है? बढ़ाना है? लॉस वाली फीलिंग के गेन वाली फीलिंग? लॉस वाली। तो मैम डेबिट करेंगे एक्सचेंज लॉस कितने का? 107। और डेबिट करेंगे क्या? लोन 107। तो अब ईयर एंड पे मेरा लोन का बैलेंस कितना हो गया? 1607। यहां तक सेटल्ड है? ऐसे ही किया था। तो ये गलत क्यों कर दिया ऐसे? एक बात सोचो, बुक आप मेरी एक बात समझना केवल। आपके पास 10,000 के डेटर्स थे, कॉमन सेंस में सोचो, 10,000 के थे, इसमें 4 डेटर्स थे, ए बी सी डी। एक का 8,000 था, एक का नहीं सॉरी, एक का 4,000 था, एक का 4,000, एक का 3,500, एक का 500, और एक का 1,000। हो गए 10,000।
अब मैं बोलती हूँ आउट ऑफ दैट मैंने डी का पेमेंट किया है, पर डी का पेमेंट सिर्फ 200 रुपए ही किया है, मतलब डी का फुल पेमेंट कर दिया, पूरा का पूरा पेमेंट, पर मैंने उसके बदले 200 ही रुपए दिए। तो आप डी की को सिर्फ 200 से कम करोगे कि पूरी लाइबिलिटी कम कर दोगे? 200 से कम करोगे। इट्स मीन्स 800 हमेशा बुक में दिखा के रखोगे कि मुझे देना है। सॉरी, ये पेबल्स है मेरे, मतलब मेरी उधारी है 10,000 की। हाँ, क्या हुआ? से भैया 2,000 मान लो, ठीक है। मैम, मेरे 10,000 के क्या है पेबल्स। मिस्टर ए को मुझे 4,000 रुपए देने हैं, मिस्टर बी को 3,500 देने हैं, मिस्टर सी को 500 देने हैं और मिस्टर डी को 2,000 देने हैं। मैंने बोला कि मैंने मिस्टर डी का पूरा पेमेंट कर दिया, पूरा पेमेंट कर दिया, बट कुछ हुआ होगा, उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया होगा, जो भी हुआ होगा, मैंने सिर्फ इसको 1,800 रुपए दिए। मैंने पूरे 2,000 के बदले उसको 1,800 दिए। तो आप मेरी लाइबिलिटी बुक्स में से 2,000 कम करोगे कि 1,800 से कम करोगे? 2,000 से कम करोगे ना, क्यों? बिकॉज उस लाइबिलिटी को कितने से रिकॉर्ड किया है? 2,000 से। अब उनको देना कभी आएगा क्या? अगर मैं इनको इनको 1,800 से कम करूंगी, सो डू यू थिंक 200 की हमेशा लाइबिलिटी खड़ी रहेगी जो मुझे कभी देनी ही नहीं है? तो मैम, हम मिस्टर डी का डेबिट कर देंगे पेबल्स 2,000 से, क्रेडिट कर देंगे कैश 1,800 से, और कैन आई से क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट गेन वाली फीलिंग आ गई, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैन आई से? यस मैम। अब सिमिलरली वो बोल रहा है कि उसने 3 मिलियन का लोन पे किया, ठीक है। सो आपको देखना तो पड़ेगा ना, उस 3 मिलियन को आपने आपकी बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था पहले। तो उसने क्या बोला कि मैंने पूरे 12 मिलियन का लोन को 2,000 पे रिकॉर्ड किया था, किया था। तो अगर पूरा लोन 2,000 का 12 मिलियन पे है, तो 3 मिलियन का 500 होगा ना। तो मैम लोन कितने से कम होगा? लोन 500 से ही कम होगा। और मैम देना कितना था? तो ये 100 का प्रॉफिट आया। तो मैम 2,000 का टोटल लोन था और आपने 500 पे कर दिए, तो कितने का लोन बचा? 1,500 का ही तो बचेगा, 1,400 कहां से आ गए? भावेश, ऐसे ही किया था कि कुछ और किया था? 1,400 कैसे आया? पर एक बात सोचो, आपने जो भी किया 600 माइनस होना था क्या लोन से? लॉजिकली देखो, 2,000 का लोन रिकॉर्ड किया, उसमें से 500 का लोन खत्म कर दिया, तो बचना कितना चाहिए? 1,500 के 1,400, 1,500 ही। फिर मैम, हमको 1,500 का लोन चाहिए था, हमने 1,607 हमको चाहिए, तो कितने से बढ़ाया? तो टोटल अगर लॉस बोलूं, तो मैम ये 100 रुपए का ये वाला लॉस और 107 का ये वाला लॉस, कैन आई से 207 का लॉस हुआ? यस और नो? देखो, जो आपने किया वो मैंने नहीं सिखाया, जो पैटर्न आपने फॉलो किया, क्या मैंने सिखाया आपको? मैंने आपको बोला 600 माइनस करो या करो, क्योंकि हाँ, क्यों? अभी जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, अब आगे अगर 2-3 बार पेमेंट्स हो जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कितने का लोन बचा और कितने का पेमेंट हुआ। और आप यही आंसर अगर इसमें देखोगे तो शायद वो आपके पैटर्न से है, पर मैंने तो उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया, ना ही मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप वो पैटर्न फॉलो करो। जैसे उसने भी 2,000 को 3,000 से लोन कम किया, 9,000 का लोन बचा, फिर 6-5 की रेट लगा के 207 निकाल लिया। पर मैं इस मेथड को फॉलो करना प्रेफरेंस नहीं मानती। हाँ, आंसर 207 है। उसने पूछा टोटल पीएनएल में लॉस कितना बुक किया। डू यू थिंक जब पेमेंट किया था तब भी 100 रुपए का लॉस बुक किया था, 100 का, और अभी जब क्लोजिंग रेट पे रिट्रांसलेट किया तब 107 का लॉस बुक किया, तो टोटल लॉस होगा 207, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या बचना चाहिए लोन का, तो मैं बोलूंगी 1,607 का क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए। एम आई क्लियर एवरीवन? एग्जामिनर आपको दोनों चीज पूछ सकता है, क्लोजिंग लोन का भी बैलेंस पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि आपने टोटल पीएनएल में लॉस कितना गया। पार्थ समझ में आया? what you have to do, please try to do this question at your home and let me know नहीं बन रहा है तो, ठीक है? आया समझ में?
कॉमन सेंस पे ही हमको बस वही लाइबिलिटी कम करनी जितने की हमने रिकॉर्ड की है। डन। Read question number 102 and tell me the answer. सी। सी। पीपल फर्स्ट टाइम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया? मैम डेबिट किया होगा मशीन और क्रेडिट पेबल्स या कैश वॉट एवर इट इज। क्या किया होगा मैम? 20 डिवाइडेड बाय 10, 2, कैन आई से 10 million, है ना? 10 million। मैम उसने बोला है क्लियरली कि दे आर फॉलोइंग द कॉस्ट मॉडल, सो ईयर एंड पे इसको हम क्लोजिंग रेट पे नहीं लाएंगे, इसको हम रीवैल्यू नहीं करेंगे। बट मैम तो फिर क्या करेंगे? कॉस्ट मॉडल में मतलब पूरे साल भर का क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। तो मैम एसेट्स का वैल्यू था 10 million, लाइफ कितनी दे रखी है? 20। तो कितना पर ईयर का डेप्रीसिएशन का अमाउंट आया? 10 डिवाइडेड बाय 20 इज 0.5 million पर ईयर का डेप्रीसिएशन आया। सो मैम 10 और ईयर एंड पे 0.5 का डेप्रीसिएशन माइनस किया, द एसेट वैल्यू इज 9.5 million। एम आई क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल बोलता तो ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करते, उसको उस दिन की एक्सचेंज रेट से फेयर वैल्यू निकालते और उसको उस वैल्यू पे रीट्रांसलेट करते, और वॉट एवर द गेन एंड लॉस, इफ गेन ओसीआई एंड लॉस तो एसओपीएल। एम आई क्लियर एवरीवन? आया समझ में क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने की दो चीजें हैं। एक, मैम कॉस्ट मॉडल है और प्लस ये बिगनिंग ऑफ द ईयर है। अगर यही ये मिडिल ऑफ द ईयर होता तो आप डेप्रीसिएशन पूरे साल का लेते कि 6 month का लेते? केवल 6 month का लेते। तो आप बहुत वाइजली पढ़ना कि उसने ये ट्रांजैक्शन में एंटर कब किया है। मालूम पड़ा ये मिडिल ऑफ द ईयर में कर लिया या 9 महीने 7 महीने, तो उसके अकॉर्डिंगली डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकलेगा। हमेशा ध्यान रखना एग्जामिनर जो भी पॉइंट देता है यहाँ पर ये सारे सही होते हैं, अलग अलग प्रोसेस से फॉलो करोगे तो सारे आंसर निकाले जा सकते हैं। तो आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और गलत किया तो आपका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, और हम बड़ी कॉन्फिडेंटली उस आंसर को टिक करके आएंगे। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम डेट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि डेट्स क्या लिखी है, बिगिनिंग है, मिडिल है, एंड है। क्लियर है?
Okay. Vance buys and sell goods in a Cromet but has a functional currency dollar. वो किसी और गुड्स में बाय एंड सेल कर रहा है बट उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है? डॉलर. इट मींस यू हैव टू कन्वर्ट एवरी ट्रांजैक्शन इनटू द डॉलर. Vance purchased a good for Cromet 10,000 on 1st September 2001. At the Vance year end 31st December 2001, this amount remain unpaid. ठीक है. Can I say this is unsettled transaction? Yes, ma'am. Ma'am, when they enter into the transaction, हमको 1st September का रेट क्या दे रखा है? $1 is equal to 10 Cromets. और हमने कितने के गुड्स परचेज किए? तो मैम हम डेबिट करेंगे परचेज और क्रेडिट करेंगे पेबल्स. कितने से? 1000 से. ठीक है. मैम इट्स रिमेन अनपेड. सो कैन आई से ईयर एंड पे 31st दिसंबर को वी हैव टू ट्रांसफर इनटू द क्लोजिंग रेट या रीट्रांसलेट इनटू द क्लोजिंग रेट. तो 31st दिसंबर को रेट क्या दे रखा है? $1 इज इक्वल टू 8 क्रोमेट. तो कितना आया? सो मैम हमको पेबल्स कितने चाहिए? 1250. तो मुझे कितने का गेन एंड लॉस बुक करना है? तो मैम डेबिट करेंगे गेन ऑन लॉस ऑन एक्सचेंज. लॉस ऑन एक्सचेंज 250 और क्रेडिट कर देंगे पेबल्स कितने से? सो ईयर एंड पे मेरे पेबल्स कितने के हो गए? 1250. यहां तक सेटल्ड हो? यस और नो? यस मैम. When sold on 1st September 2001, मतलब मैंने कुछ गुड्स बेचे भी हैं. कितने के? क्रोमेट 60,000 के. ये वाला कलर ले लेते हैं. ठीक है. जब सेल किए होंगे तो डेबिट किया होगा और क्रेडिट किया होगा सेल्स. मैम कितने के गुड्स बेचे? कब बेचे? क्या रेट है 1st सितंबर को? और कितने के बेचे? 60 क्रोमेट ना. तो कितने की एंट्री हुई? क्लियर है? Yes, ma'am. On 1st October 2001, Vance received Cromet 30,000. मतलब 30,000 का पेमेंट उसको मिल गया. तो मैम जब मिला होगा तो मैंने क्या किया होगा? डेबिट कैश किया होगा और क्रेडिट कर दिए होंगे रिसीवेबल्स. क्या? सो कैन आई से ये 6,000 मैंने पूरे 60 का लिखा है तो 30,000 का 3,000 के रिसीवेबल्स का पेमेंट मिल गया होगा. क्या? यस मैम. तो मैम रिसीवेबल्स यहाँ तो 3,000 के आ गए पर कब मिला? 1st अक्टूबर को. रेट क्या चल रही है? $1 इज इक्वल टू 10.5. कितने क्रोमेट का पेमेंट मिला? तो कितना मिला? 2857. लॉस वाली फीलिंग आ रही है कि गेन वाली? कि आपने जो रिसीवेबल्स 3,000 के रिकॉर्ड किए थे उसके बदले कितना पैसा मिला? लॉस या गेन? लॉस. तो मैम डेबिट करेंगे लॉस ऑन एक्सचेंज. कितना? 143. क्या हम यहां तक सेटल्ड हैं? यस मैम. मैम ये एंट्री हुई 1st सितंबर की, ये एंट्री हुई 1st अक्टूबर की. अब कितने रिसीवेबल्स का पैसा आना बाकी है? 30,000 क्रोमेट का. ठीक है. अब ईयर एंड पे पैसा नहीं आया तो कहना इससे दिस इज माय मॉनेटरी आइटम्स. तो क्लोजिंग रेट पे डालेंगे. यस मैम. सो मैम उस दिन का रेट कितना दे रखा है? $1 इज इक्वल टू 8 क्रोमेट. और कितने के बचे थे? तो कितना आया? मैम 3750 क्रोमेट वैल्यू चाहिए. और मेरी बुक्स में रिसीवेबल्स कितने के पड़े थे? 3,000 के. क्योंकि 6,000 पूरे 60 पे थे तो 3,000 कम हो गई. तो कितने लाइबिलिटी बची? 3,000 की. और मुझे रिसीवेबल्स कितने करने हैं? गेन वाली फीलिंग आ रही है कि लॉस? गेन वाली. सो मैम क्या करेंगे? 1st दिसंबर को गेन बुक करेंगे. डेबिट गेन और क्रेडिट. नहीं 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 नहीं.
मैम डेबिट करेंगे रिसीवेबल्स और क्रेडिट करेंगे गेन, कितने से? 750। तो इस दिन मेरे रिसीवेबल्स कितने के हो गए? यहां तक सेटल्ड है? कुछ अनयूजुअल, कोई नई चीज जो हमने नहीं पढ़ी हो अभी तक? यहां तक सेटल्ड है? यस मैम, समझ में आया ना यहाँ तक तो? यस मैम। When's assistant accountant estimate that tax expenses for the year ended? ये छोड़ दो, हमने अभी इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है। डन। दिस इज ये प्रफुल, ये क्वेश्चन सेक्शन बी टाइप के क्वेश्चंस है, जहां पे आपको एक पूरी कहानी दे दी होती है और 5 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं इन पे पूछने के लिए। तो अभी हमने कहानी पढ़ी, सिर्फ क्वेश्चन देखा क्या एक भी नहीं? इस कहानी को पढ़ के हमने इंटरप्रेट करके ये पूरा सॉल्यूशन कर लिया। इन द एग्जाम्स आपको ये सॉल्यूशन पहले नहीं करना है। अभी मैं आपको कहानी पढ़ा के पूरा सॉल्यूशन करा देती हूँ और फिर क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और आंसर निकालते जाते हैं, ठीक है? इन द एग्जाम्स आपको पूरी कहानी पढ़नी है और एक एक क्वेश्चन में जो जो मांग रहा है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर? What gain and loss should be recorded in the statement of profit and loss for the year ended to the payable record in the purchase of goods? कितने का लॉस बुक करोगे? रिकॉर्ड किया अपन ने मैम, यहाँ पे हमने लॉस ऑन एक्सचेंज लॉस बुक किया 250, तो आंसर वुड बी, एम आई क्लियर एवरीवन? What gain or loss should be recorded in the statement of profit and loss in relation to the sale of goods? मैम एक जगह गेन बुक किया 750 का, पर एक जगह लॉस भी बुक किया जहां 3000 के रिसीवेबल्स मिलने थे और उसके बदले 2847, तो कितने का आया? 6। क्या होगा आंसर? एम आई क्लियर एवरीवन? तो ये कर दो यार, बी ले लो, क्या है? नेगोशिएशन थोड़ा सा, पर ध्यान रखना जैसे मैंने गलती की कि नहीं की। गेन आया 607 ही था पर लॉस किया तो आंसर पूरा गलत हो जाता है। आपको पता है ये जो मिस्टेक्स है टीचर इंटेंशनली भी करता है। मैम आप अपने आप को कवर कर रहे हो? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज हम यही मिस्टेक्स करके बच्चा एग्जाम में परेशान होता है। उसको पूरा कॉन्सेप्ट आता है, सब कुछ अच्छे से आता है, पर वो क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है अच्छे से। मैंने भी क्या किया, गेन था, कैलकुलेशन में कुछ गलती किया मैंने? नहीं, निकाला भी गेन और क्या करके आ गई कि पूरा पढ़ा नहीं कि हाँ दिस इज द आंसर, क्योंकि 607 दिख गया, हाँ दिस इज द आंसर। तो बहुत वाइजली आप टाइम लेके क्वेश्चन पढ़ना, पर हर क्वेश्चन को बहुत वाइजली रीड करके सॉल्व करना, ठीक है? पढ़ो ये क्वेश्चन। क्या फॉरेन एक्सचेंज गेन एडेड होता है रेवेन्यू फॉर द ईयर? मैम कभी भी फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू में ऐड नहीं होता है, तो मैम दिस इज फॉल्स। The inventory purchased on 1st October 2001 should be retranslated at the closing rate if goods remain in the inventory. Ma'am, huh? False, because ma'am inventory is a non-monetary item. We can't retranslate. Am I clear, everyone? So, guys, we are done with the foreign exchange. मैंने आपको एग्जाम किट प्लस स्टडी टेक्स्ट प्लस एग्जाम किट का सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको समझा दिया है। मैं आपको अभी नोट्स शेयर कर दूंगी, प्लीज एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना। जहां कॉन्सेप्चुअल लैकिंग लगे वहां मुझे बता देना। और एक बार अभी क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, तो हमको सब हाँ 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 लगता है, पर जब हम खुद से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करके सॉल्व करते हैं तो नहीं होगा। तो आप क्या करना, आज जाके फॉरेन एक्सचेंज हार्डली टेक 1 आवर टू डू द रिविजन ऑफ द इंटायर फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्राई टू सॉल्व विद द ऑल द क्वेश्चन विच वी डिस्कस्ड इन द क्लास, ठीक है? और कल कौन सा का IFRS 5 का क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है? डन। कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? एंड कल हम बहुत अच्छा चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे विच वी कॉल रेवेन्यू। अरे मेरी सीक्वेंस में रेवेन्यू है यार। नहीं यार, आपके पास बुक पुरानी है, बुक नहीं दे तो हाँ दे दो ना प्लीज, दे दो।
अगस्त 2005 का एडिशन है क्या? पुराना नहीं है मेरा, 2024 का ही एडिशन है। आपका होगा पुराना। ठीक है, आपका कौन सा एडिशन है?